नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। जॉर्डन बेलफोर्ट का कोट है, द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल इज द स्टोरी यू कीप टेलिंग योरसेल्फ एज टू व्हाई यू कैंट अचीव इट। जो एक बार बार हमारे दिमाग में वो कैसेट जो है वो लूप में चलती ही रहती है कि मैं ये अचीव नहीं कर सकता, उसके पीछे ये रीजंस हैं। बेसिकली जो शब्द हम अपने आप को कहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। क्योंकि यही चीज़ जो है वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे दिमाग को, हमारे शब्दों के माध्यम से, राइट, हमारी सोच के माध्यम से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ रहा था, मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पढ़ने को मिले। आई लाइक टू शेयर विद यू गाइस हियर। और ये जो बात है ये इस कोट के साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हमारे देश में ये कहा जाता है ना कि आप जैसा अन्न खाते हैं, जो आप खाते हैं वो आप बन जाते हैं। बहुत बार ये चीज़ बताई जाती है कि जो जो चीज़ आप खाते हैं वो आप बन जाते हैं। इस किताब में मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली कि इसमें भी एक फ्लो है, राइट। या फिर जिसने भी कहा होगा उनका कहने का मतलब शायद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम जो खाते हैं वो हम नहीं बनते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। आप देखिए, लॉर्ड बुद्धा ने ये कहा है, मार्कस ऑरेलियस ने ये कहा है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इस बात को बताया है कि जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो जो हमारी सोच होती है वैसे हमारे शब्द होते हैं, वैसी हमारी एक्शंस होती है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको जिसको क्या बोलना चाहिए उसकी कोई सेंस ही नहीं है। कई बार मीन्स होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जो कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो दिल का बुरा नहीं है, राइट, वो सिर्फ जुबान का बुरा है। मीन्स उसको बोलने में पता नहीं रहता है कि कब क्या बोलना है, पर दिल का ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आपके दिमाग में चल रहा हो ना वही आपके ज़ुबान पर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी चीज़ हो जो पहले आपके ज़ुबान में आए फिर दिमाग में। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। तो ये है इसकी इम्पैक्ट। डीपर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। और वही चीज़ अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो सक्सेस, नेगेटिव एटीट्यूड है तो फिर वही नेगेटिव स्टोरी हम अपने आप को कहते रहते हैं। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। MS स्वामीनाथन, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कल जो डिस्कशन में ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक शब्द जो दिमाग में मीन्स वो नाम याद नहीं आता है, वो चेहरा हमारे सामने होता है। एनीवेज डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस वन, बॉम्बिंग पॉजिटिविटी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव बॉम्ब्स छोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पॉजिटिविटी है ना उस पर बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं। द ऑनगोइंग वॉर इन वेस्ट एशिया थ्रेटन्स इजराइल साउदी पीस डील एंड डिलेज IMEEC या फिर IMEC। एज यू कैन सी ऑन द बैकग्राउंड, ये टॉपिक जो है ये इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, राइट। अभी जो वॉर की शुरुआत हो चुकी है। अब इजराइल और सऊदी अरेबिया जो हैं वो लंबे समय से दुश्मन देश रहे हैं, आर्च राइवल्स रहे हैं। और यहाँ पर एक क्लियरली वेस्ट एशिया में एक ट्रायंगल बनता जा रहा है। मीन्स नॉट बनता जा रहा है, एक ट्रायंगल है ही यहाँ पर, एक लंबे समय से ये ट्रायंगल है। एक तरफ आप इजराइल को रख दीजिए, राइट। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। लेट्स से कि दिस इज ए ट्रायंगल, राइट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट एशिया वाला जो क्षेत्र है जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं, इसकी बात है। और आप में से रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि कौन कौन से देशों के नाम जो हैं वो इसमें होने वाले हैं। यहाँ पर क्या आएगा? ईरान, राइट। और बीच में हम USA डाल दें, चलो ठीक है। अब USA और इजराइल फ्रेंड्स हैं, USA और सऊदी अरेबिया फ्रेंड्स हैं। इजराइल और सऊदी अरेबिया फ्रेंड्स नहीं हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया फ्रेंड्स नहीं हैं, और ईरान और इजराइल फ्रेंड्स नहीं है। व्हेन आई से फ्रेंड्स नहीं, आई मीन टू से दुश्मन है। और वन मोर थिंग, USA और ईरान जो हैं ये दुश्मन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, तो इसमें USA एक ऐसा देश है जिन ये दोनों दोस्त हैं, कॉमन दोस्त है USA, लेकिन इन दोनों की बनती नहीं है। लेकिन अब कुछ समय से ये दोनों के बीच में डिस्कशन चल रही है। USA बहुत कोशिश कर रहा है कि ये दोनों मित्र बन जाए, राइट। तो अगर ये तीनों की यहाँ पर जोड़ी हो गई तो अकेला कौन पड़ जाएगा? ईरान। तो ये बताया जाता है कि ईरान जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, लेकिन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही सिंपल है समझने में
कि ईरान जो है यहाँ पर ये ट्रायंगल में जो रिलेशन आपने देखा, तो ईरान हाउथी रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है, ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, ईरान जो है वो ये जो क्या नाम है इनका, हमास, राइट, तो हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। तो ईरान मीन्स ये हमास के बारे में तो हमने डिस्कशन की है ना कि उसके पास इतनी कोई खास कैपेसिटी नहीं कि वो युद्ध लड़ सके, राइट। ये ऐसे छोटे बड़े अटैक कर पाएगा लेकिन युद्ध नहीं होगा। और ऑफ कोर्स ये जो अटैक है ये छोटा अटैक बिल्कुल नहीं है, इट्स अ वेरी बिग अटैक। ऑफ कोर्स ये मीन्स इसराइल जो है वो इसको अपना 911 या फिर हमारे देश का जो 26/11 हुआ था ना वही बता रहा है। अब इंटरनेशनल होप चल रहे थे, मीन्स ऐसी आशा चल रही थी कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में अगर डिस्कशंस हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, इनके बीच में रिलेशंस अगर डेवलप होने लगेंगे तो इट विल बी ए बिग थिंग। यहाँ पर रीजनल पीस जो है वो हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये एरिया सबसे डिस्टर्ब्ड रहता है, इसलिए। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि चाइना ने कुछ समय पहले एक मीटिंग कंडक्ट करवाई थी, बीजिंग में ये मीटिंग हुई थी, और इसमें ईरान और सऊदी के मिनिस्टर्स जो हैं उनके बीच में डिस्कशन हुई। अब दोनों ने एक दूसरे के देशों में मीन्स ये डिप्लोमेटिक हाउसेस खोल लिए हैं, डिप्लोमेट्स को अपॉइंट कर लिया है, तो इनके रिलेशंस जो हैं वो भी डेवलप होते जा रहे थे। लेकिन इनसे अच्छी स्पीड इजराइल और सऊदी अरेबिया की नज़र आ रही थी। यूएसए इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था और कहीं ना कहीं इसी वजह से फिर ये अटैक जो है वो इतना बड़ा हुआ क्योंकि इनको हमास वालों को सपोर्ट जो है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स का मिला। अब इन्वेस्टिगेशन जब होगी तब पता चलेगा। नाउ द थिंग इज, ये जो अभी चीज़ हुई है इसकी वजह से दो बड़े नुकसान हुए हैं। जो बॉम्बिंग पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिविटी ये थी इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो पीस डील होने वाली थी, अब ये डेफिनेटली डिले हो जाएगी। ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन अभी इसको नहीं किया जाएगा, अभी इसको डिले ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो IMEC या फिर IMEEC प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो, ये दो बड़ी चीज़ें जो हैं वो डिले हो जाएगी। IMEEC आप जानते हैं कि इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ चेकमेट फॉर BRI के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ये भारत के लिए बहुत ही बेस्ट एक कॉरिडोर था। इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की सिक्योरिटी दोनों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। अगर इसको लॉन्च किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, तो इट कैन बी फ्रूटफुल फॉर आवर कंट्री इंडिया, राइट। इससे पहले की डिस्कशंस में भी हमने देखा था कि इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन भारत के लिए अगर ये ऑपरेट हो जाता है तो एक नया रास्ता, एक नया ऑप्शन है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना कि एक ही जगह पर जाने के दो रास्ते हैं। अब आपके अभी तक क्या था, एक ही रास्ता था, लेकिन अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक गांव का रास्ता है जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा, और एक हाईवे है, राइट, जहाँ पर ट्रैफिक हो सकता है लेकिन आप स्पीड में जा सकते हैं। तो दो चीज़ें, दो ऑप्शंस होंगे। तो सेम थिंग IMEEC जो है वो यही एक नया ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। अभी तक के जो भी डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस हुए वो सारी चीज़ें जो है उस पर आई एम नॉट सेइंग कि पानी फिर जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स इस पर एक लंबे समय के लिए ब्रेक्स जो है वो लग जाएगी। और IMEEC के माध्यम से सिर्फ सामान को नहीं, राइट, इट्स नॉट जस्ट ट्रेड, एनर्जी और इंटरनेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट करने की या फिर इसके इन आउट की बात चल रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बदलाव हुए हैं तो भारत को वेस्ट एशिया में अपने जो प्लान्स थे, अपनी जो स्ट्रेटजी थी, इसको रीअसेस करना पड़ेगा, रीकैलकुलेट आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट नो कि ये जो युद्ध की अब शुरुआत हुई है ये कब तक चलेगा, राइट, वी डोंट नो। तो अभी अगर इसमें लेट्स से इजराइल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एंगेज होता है तो भारत क्या करेगा, सऊदी और इजराइल के बीच में बातचीत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं उसको रीअसेस करने का वक्त जो है वो आ चुका है। Right, dear friends. So that's basically everything in that one. Now let's talk about this one. Again, a very interesting article. ये ब्रेक्जिट के साथ जुड़ा हुआ है। याद होगा आपको ब्रेक्जिट, राइट। बैकग्राउंड में मैप्स जो हैं वो देख ली, नॉट मैप, जो इमेज जो हैं, तो यू कैन सी मैप यूनियन जैक, इंग्लैंड का मैप है, UK का मैप है, एंड देन यू कैन सी यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है इसमें से इंग्लैंड या फिर UK, राइट, द राइट वर्ड इज UK। तो यूके जब निकल गया, क्योंकि इंग्लैंड अलग एक देश हैं, वेल्स हैं, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, तो ये चार देश मिलकर यूके बनता है, राइट। जनरली हम इसको ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, या फिर इन जनरल हम इसको इंग्लैंड कहते हैं। बट ओके, हम यहाँ पर इंग्लैंड की कोई टूर में नहीं है, लेट्स फोकस ऑन ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट जो है, तो इसमें बेसिकली यही था कि
ये जो यूरोपियन यूनियन है उसमें से यूके निकल गया। और जब यूके निकल रहा था, या फिर जो रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम यानी कि एक वोटिंग हुआ, और वोटिंग से पहले बहुत सारे यूके के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते थे कि, और चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि ब्रेग्जिट में से हम निकलेंगे, फिर आप देखिए यूके जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हमें यूरोपियन यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हम अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड वी विल बी एट आवर टॉप स्पीड। इट्स लाइक कि घोड़ा जो होता है उसके पीछे अगर आपने वो काट लगा दिया है, राइट, बग्गी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन एक बार आपने उसको उसमें से रिलीज किया तो उसके बाद वो सुपर स्पीड में दौड़ सकता है। ऐसा एक इमेजिनेशन जो है वो किया जा रहा था। तो यूके ने फाइनली रेफरेंडम करके, मीन्स वहाँ पर भी पॉलिटिक्स में बहुत सी अप डाउन्स हुए, लेकिन फाइनली यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया। और ब्रेग्जिट जो है इसको कहते हैं ब्रेग्जिट, कि ब्रिटेन एग्जिट्स यूरोपियन यूनियन। तो जब ब्रेग्जिट हो रहा था या फिर होने वाला था तो बताया जा रहा था कि ब्रेग्जिट से यूके के अंदर समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आंकड़े जो हैं वो अच्छे होंगे, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल आंकड़े काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि चीज़ें जो हैं वो क्वाइट कॉन्ट्ररी हैं। यानी कि अगर आप एग्री सेक्टर को देखेंगे तो एग्री सेक्टर का ग्रोथ जो है वो डाउन है। मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इज डाउन। सर्विस सेक्टर यूके का जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन इसमें भले ही ये पॉजिटिव में रहा लेकिन 0.% में इंक्रीज हो रहा है, 0.6%, 0.2% एक्सेट्रा, इस प्रकार से इसका ग्रोथ हो रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि ये क्या कोई ग्रोथ है? मीन्स यहाँ पर जो बातें बताई जा रही थी तो ऐसा ही लग रहा था कि सारी चीज़ें, खास करके सर्विस सेक्टर 10%, 12% से इंक्रीज होगा, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? द आंसर इज नो। इनफैक्ट ब्रेग्जिट की वजह से ब्रिटेन में फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हुई है और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नए ट्रेड के बैरियर्स आ चुके हैं, कस्टम्स चेक्स आ चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? और ज़्यादा डिलेज होंगे। डिलेज की वजह से कॉस्ट बढ़ेगा और बहुत सारा पेपर वर्क, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर स्पीडी जा रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता है, इसलिए आई एम गोइंग बिट फास्ट हियर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम टू फास्ट, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आई विल मेक श्योर कि मैं एक एक चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूँ। अभी मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, कि पता होती ही है आपको, राइट, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स, चलो फॉर एग्जांपल, तो पहले क्या था कि एक ही यूनियन, तो जैसे गुजरात से अगर महाराष्ट्र कोई सामान भेजना है तो आपको कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, बस ट्रक पर लोड कर दीजिए, चले जाइए। चलो ई वे बिल्स चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं इट्स नॉट, ये डिले क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन अगर गुजरात जो है वो, लेट्स से कि गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं वो अलग देश बन गए हैं फॉर एग्जांपल, राइट, जैसे यूरोपियन यूनियन में अलग अलग देशों का एक यूनियन है, इसीलिए ईयू कहते हैं इसको। तो इसमें से अगर कोई एक देश निकल जाता है तो ये देशों के अंदर जो इंटरनल ट्रेड्स होंगे उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सब यहाँ इजीली चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ग्रुप के बाहर निकल गए तो फिर सारी चीज़ें आएगी ना, तो ट्रेड बैरियर्स, कस्टम्स चेक्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और इसकी वजह से खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और फिशिंग सेक्टर, ये तीन सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ना। अब तो यूके के वेदर के बारे में, तो यूके कोई ऐसा देश नहीं है जिसको हम खेतीबाड़ी के लिए जानते हैं, राइट। यूके इज़ फेमस फॉर सर्विसेज, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं यूके अलग अलग यूरोपियन देशों से इंपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें अब इंपोर्ट हो रही है। पहले क्या था, इस पर कस्टम्स और ये सारी चीज़ें नहीं थी, अब डिलेज हैं, कॉस्ट बढ़ गया, तो फूड इन्फ्लेशन यूके में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब ये सारी सिचुएशन जिस किसी देश में होती है, जब आपके देश में या फिर किसी भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, तो याद रखिएगा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, राइट। तो इसका एक विशियस सर्कल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, टैलेंट। यूके में यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे लोग जॉब के लिए आते थे, काम करने के लिए आते थे, और कहीं ना कहीं यही एक मानसिकता जो रही है यूके की, कि हमारी जॉब्स फॉरेनर्स आकर चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहता था, यूके की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ये सारे लोग। लेकिन फिर लोगों को मीन्स ये दिमाग में घुस गया कि भाई बाहर के फॉरेन के लोग आते हैं, हमारी जॉब लेकर चले जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके ये विरोध स्टार्ट हुआ और फिर फाइनली ये ब्रेग्जिट में एक इसका फॉर्म हुआ कि भाई नहीं, हमारी जॉब हमारे लिए एक्सेट्रा। अब सिचुएशन ये हो रही है कि टैलेंट नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आपको लेबर शॉर्टेज देखने को मिल रही है, एजुकेशन सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में,
तो ब्रेग्जिट, अभी तो जो सिचुएशन है यही लग रही है कि ब्रेग्जिट से यूके को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, राइट। जो फ़ायदा बताया जा रहा था, जो सपने दिखाए जा रहे थे, वो टोटली गलत साबित हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिले एज टैक्टिक। The center should stick to timelines to avoid friction with the collegium. समझ में आ गई ना बात? This topic is about central government versus collegium. Collegium का मतलब है जुडिशियरी, राइट। collegium जो है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो collegium होता है, तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, राइट। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और उनके नीचे टोटल 4 जजेस। तो ये हो गए 5 जजेस का एक ग्रुप, जिसको हम कॉलेजियम कहते हैं। तो ये जो 4 जजेस है ना, ये सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये 5 जजेस जो हैं, यानी कि ये जो कॉलेजियम है, ये कॉलेजियम डिसाइड करता है कि कौन से जज जो हैं वो किस हाई कोर्ट के जज बनेंगे, या फिर कौन सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के कोई जज है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना है, या फिर किसी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से ही होती हैं, राइट। फाइनल डिसीजन मेकिंग अगर कोई है तो ये है कॉलेजियम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये डिसीजन मेकिंग में उसका भी रोल रहे, और इस चीज़ की वजह से सुप्रीम कोर्ट और या फिर कॉलेजियम और सेंटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते रहते हैं। अब यहाँ पर एक केस दिया गया है, चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के बनाने की बात थी। सेंटर एश्योर सुप्रीम कोर्ट ऑन जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल्स अपॉइंटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा है कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल साहब जो हैं, तो उनको मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ मान ली है। दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट। दैट मीन्स के कोई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर दोनों जो हैं वो एक पेज पर हैं। दूसरी चीज़, जो ये डिले हुआ है, ये काफ़ी मीन्स 5 जुलाई से ही कॉलेजियम ने ये नाम दे दिया था, रेकमेंड कर दिया था, लेकिन जस्टिस मृदुल साहब की अपॉइंटमेंट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा डिले किया गया। अब 70 ऐसे नेम्स जो हैं हाई कोर्ट जजशिप्स के वो दिए गए हैं। लेट्स होप कि ये सारे नामों में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द एक्ट करेगा। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ के कॉलेजियम ने ये प्रपोज किया था कि जस्टिस MV मुरलीधरन, कौन है ये MV मुरलीधरन साहब? ये मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब देखिए, उनको ट्रांसफ़र करके कॉलेजियम ने ये कहा कि इनको मद्रास हाई कोर्ट में आप भेज दीजिए, राइट। उन्होंने ये कहा कि नहीं सॉरी, इनको मद्रास हाई कोर्ट में नहीं, ओके वन थिंग में थोड़ा यहाँ पर ये कहानी जो है वो थोड़ी ट्विस्ट हो गई। ओके, ये जो MV मुरलीधरन साहब है ना, ये MV मुरलीधरन साहब मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। अब कॉलेजियम जो है वो इनको ट्रांसफ़र करना चाहती है और उनकी जगह पर एस वी नो के यहाँ पर कहाँ गया वो नाम, जस्टिस मृदुल, राइट, सिद्धार्थ मृदुल साहब जो हैं उनको यहाँ पर मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की बात है। अब MV मुरलीधरन साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि या तो मुझे मणिपुर में ही रखिए, कॉलेजियम को ये कहा कि या तो मुझे मणिपुर में रखिए या फिर मुझे मद्रास हाई कोर्ट में भेज दीजिए। लेकिन कॉलेजियम ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपको मणिपुर भी नहीं रखना है, आपको मद्रास हाई कोर्ट भी नहीं, आप वेस्ट बंगाल जाएंगे, राइट। ये डिसीजन कॉलेजियम का रहा है। पता है अब ऐसी चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि मुरलीधरन साहब जो हैं उनकी बेंच के सामने ये चीज़ आई थी, ये केस आया था, जो मेइटी कम्युनिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी मणिपुर में, तो उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करने की बात जो है वो उनके पास आई थी, और फिर उनका जजमेंट ये रहा कि हाँ उनको इंक्लूड कर दो, और फिर इसके बाद वायलेंस जो है वो मणिपुर में स्टार्ट हो गया। और बाकी आप चीज़ें जानते हैं कि मणिपुर में कितने समय से ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो इसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र करके नए जज को अपॉइंट करना है, लेकिन इतना सारा वक्त जो है वो चला गया, राइट, इतना समय जो है वो इसमें चला गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉलेजियम के बीच में जो इश्यूज होते हैं, इसकी इम्पैक्ट, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इतनी बड़ी इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कई बार सिलेक्टिव ट्रीटमेंट करती है। कुछ जजेस के नाम जो है उनको फटाफट ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, कुछ जजेस के नाम जो है उनको रिजेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन उनमें डिलेज की जाती हैं। और आज का ये जो आर्टिकल उसका नाम ही है ना, डिले टैक्टिक्स। तो इसकी वजह से पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट अगर जजेस की नहीं होगी तो केसेस टाइम पर नहीं चलेंगे, केसेस टाइम पर नहीं चलेंगे तो फिर
लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये दोनों पिलर्स जो है ना, जुडिशरी और गवर्नमेंट, ये दोनों हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक लंबे समय से ये इश्यू चल रहा है, दोनों के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं, राइट। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक फ्लैश पॉइंट पर पहुंच जाता है और इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अप्रैल 2021 में और ये आदेश दिया गया था कि अगर कॉलेजियम जो है वो फिर से आपको नाम सेंड करता है, क्या होता है, सिस्टम ये है कि लेट्स से दिस इज कॉलेजियम, राइट, एंड दिस इज लॉ मिनिस्ट्री, और लॉ मिनिस्ट्री का मतलब यहां पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। तो लेट्स से कॉलेजियम जो है उसने 5 नाम सिलेक्ट किए कि ये 5 लोग जो हैं उनको लेट्स से हाई कोर्ट में से उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजना है, या फिर लेट्स से कि 5 में से जो 3 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, बाकी के 2 जजेस हैं वो दूसरी हाई कोर्ट में जाएंगे। ऐसा डिसीजन कॉलेजियम ने लिया। ये पूरा लिस्ट जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया। लॉ मिनिस्ट्री ने इसको स्टडी किया, नामों को स्टडी किया। आईबी रिपोर्ट जो होते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स, वो भी फिर इसमें ऐड किए जाते हैं। देखा जाता है कि भाई कई बार क्या है, करप्शन या फिर किसी के साथ मिलीभगत, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। वेटिंग करने के बाद फिर लॉ मिनिस्ट्री जो है वो या तो यस कहती है या तो नो कहती है। लेट्स कॉम्प्लेक्स एक इश्यू को देख लेते हैं। लेट्स से कि लॉ मिनिस्ट्री ने जो रिप्लाई किया उसमें से कहा कि 3 जजेस जो हैं वो बराबर हैं, 2 जजेस जो हैं ये बराबर नहीं है, इनमें हमें और ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो फिर कॉलेजियम जो है वो ये 2 जजेस में जो भी लॉ मिनिस्ट्री ने कहा, उसके बाद फिर से, नाउ दिस इज द सेकंड टाइम, रिमेंबर, पहली बार जो भेजा था उसमें से वापस लिस्ट आया। अब सेकंड टाइम जो है वो कॉलेजियम ने लॉ मिनिस्ट्री को लिस्ट भेजा और कहा कि नहीं, ये 2 जजेस जो आप बता रहे हैं ना, एक का नाम है ए और बी, ये दोनों हमें चाहिए, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफर करना है। ये कॉलेजियम ने सेकंड टाइम भेजा। तो रूल ये कहता है कि अब लॉ मिनिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लॉ मिनिस्ट्री को बस इस पर ओके करके भेज देना है, दैट्स इट, राइट। तो इस हिसाब से जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है। लेकिन इसमें जब डिले किया जाए, सेकंड टाइम अगर आपको भेजा है और आपने फिर उस चीज़ का रिप्लाई नहीं किया, तो तब तक प्रोसेस जो है वो डिले हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई ना, अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कॉलेजियम फिर से आपको भेजे, रिटीरेट करे, तो फिर आपको रिप्लाई जो है वो 3 से 4 हफ्तों के अंदर, 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको चीज़ें जो है वो वापस भेज देनी है। इसमें किसी भी प्रकार का डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। तो ये कॉलेजियम वर्सेस गवर्नमेंट या फिर जुडिशरी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ये इश्यू हो जाता है तो इसकी इंपैक्ट क्या होती है आप समझ गए, राइट। लेट्स होप कि अब ये 2 पिलर्स जो है हमारी डेमोक्रेसी के, वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेशन से काम करें, क्योंकि देश का भला तभी हो सकता है। नाउ वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, राइट, इट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। देखिए, कंट्रीज मस्ट नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ लूजनिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टैगलाइन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात आती है ना, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आप इसको एक फ्री हैंड नहीं दे सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, और अपने अपने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाने के लिए सरकारें जो हैं वो ऐसा ना करें, यही अच्छा रहेगा सभी के लिए, कि सारे अलग अलग देशों की सरकार अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक दूसरे के साथ अलाइन करके रखें। फिर कोई एक सरकार, लेट्स से दुनिया के बाकी देश जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को या फिर टाइट रेगुलेशंस यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक देश जो है वो कहेगा कि नहीं, चलो छोड़ दो, लेट जो डेवलपर्स हैं वो जितना चाहे उतना डेवलप कर ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हम सबसे इसमें आगे रहना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एआई इतना डेंजरस हो जाएगा कि बाद में फिर पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होंगे। इसका एक एग्जांपल भी हम देखेंगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। रिस्क, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर है। रिस्क इवॉल्व्स विद सोसाइटल वैल्यूज एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे समाज में नए बदलाव आते हैं, वैल्यूज चेंज होती है, उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, इज़न्ट इट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और बहुत सारे एग्जांपल्स में, मीन्स आप इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा, आप सोचिएगा इसके बारे में कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं वो उनको जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टाइपराइटर, आज टाइपराइटर जो है वो म्यूजियम का या फिर कलेक्शन का पीस है। एक समय पर टाइपराइटर वो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आज स्मार्टफोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है जो स्मार्टफोन विल बी
हमें बहुत ही पुराना लगेगा, ऐसा लगेगा कि स्मार्टफोन इज आउटडेटेड। आज किसी के घर में आप किसी के टेबल पर टाइपराइटर देखने को नहीं मिलेगा, कंप्यूटर होगा। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टाइपराइटर जो है वो चले गए। एक समय पर घोड़ा गाड़ी चल रही थी, अब घोड़ा मीन्स कार्स बनना स्टार्ट हो गई, और वो भी हेनरी फोर्ड वाली जो मॉडल टी, उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद तो धीरे धीरे करके घोड़ा गाड़ी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। सोसाइटल वैल्यूज़ के भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सोचिएगा आप, एक वक्त था प्री डिजिटल एज में, ऐसा था कि किसी की पर्सनल डिटेल्स जो हैं इसको शेयर करना सेफर था। आप अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो इजीली किसी को दे देते थे, राइट, अगर किसी को चाहिए फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन अब डिजिटल एज में साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीचेस के समय पर पर्सनल डिटेल्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको लेकर अलग अलग लॉज बन रहे हैं, राइट, और हैं भी इंपॉर्टेंट। आपके ही डेटा का इस्तेमाल करके क्या क्या नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर माल फंक्शन होगा, अगर इसमें कोई इश्यूज आएंगे, तो इसके जो रिस्क्स हैं वो दो प्रकार के होंगे। एक इमीडिएट रिस्क होगा, एक लॉन्ग टर्म रिस्क होगा। कि लेट्स से अगर कोई आपने आपकी ऑफिस में आप कोई एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, और आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और आपने एआई का इस्तेमाल करके रिपोर्ट तैयार किया, तो उसमें हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो गलत हो जाए। आप एक बार डबल चेक करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, इसमें तो गलतियां हो गई। आप इसको शायद चेक कर पाएंगे, या फिर रिपोर्ट सबमिट भी हो गया, फिर आपको पता चलेगा देन एज वेल इट वोंट बी ए बिग थिंग, राइट। तो ये ऐसे माल फंक्शंस जो हैं ये इमीडिएट रिस्क हैं, अभी इसके साथ एआई के साथ जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें। लॉन्ग टर्म रिस्क ऐसे हो सकते हैं कि वो हमारी सोसाइटी को प्रभावित करे, ये ह्यूमैनिटी को प्रभावित करे। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में हो सकती है। लॉन्ग टर्म रिस्क जो है वो एआई के इस प्रकार के। अभी ये चीज़ें यहाँ तक एआई नहीं पहुँचा है, लेकिन फ्यूचर में इस लेवल तक पहुँच सकता है एआई। जस्ट इमेजिन, एक बहुत ही वाइल्ड इमेजिनेशन है, आपका पूरा घर जो है वो आपने एआई सिस्टम वहाँ पर लगाई है। घर में एंटर होते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, शाम के समय पर गर्मी है तो एसी ऑन हो जाता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, राइट। आप मीन्स आपका और आपकी लेट्स से वाइफ का या फिर हस्बैंड का झगड़ा हुआ और आप बस थोड़ा एग्रेसिव गुस्सा हो गए, और उसके बाद आप घर से बाहर निकले और वापस आ रहे हैं, तो एआई ये सोचेगा कि भाई आप वापस आकर अपनी बीबी का या फिर हस्बैंड का मर्डर कर सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं, और एआई दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा, राइट। तो और मीन्स ऐसी, दिस इज जस्ट वन वाइल्ड थिंग, लेकिन दिस आर मीन्स अभी जो ऐसा लग रहा है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा। ये लॉन्ग टर्म रिस्क हैं, जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और यहाँ पर सेंटर फॉर एआई सेफ्टी स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ है, तो इसमें हमारे देश के 350 एआई प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने एआई के इस प्रकार के लॉन्ग टर्म रिस्क के बारे में बात बताई है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो कॉग्निटिव है या फिर हमारा जो दिमाग है ना, इंसानों का दिमाग, इस इंसानों के दिमाग की कैपेसिटी को जब टेक ओवर कर लेगा, इससे भी ज़्यादा शार्प हो जाएगा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता रहेगा, राइट। खुद जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो सेल्फ इम्प्रूव होता रहता है, वैसे ही अगर बहुत तेज़ी से अनलिमिटेड स्पीड से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो होता गया, ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगा, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। जस्ट मीन्स बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनी हैं कि अगर आपका ही रोबोट जो है वो आपके सामने चला। आई रोबोट नाम की विल स्मिथ की एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट दिखाया कि एक रोबोट जो है वो बिगड़ जाता है और फिर वो एक रोबोट्स की फौज तैयार करता है और इंसानों के खिलाफ ह्यूमन वर्सेस रोबोट, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसा ईजिली हो सकता है। तो सारे देशों को मिलकर ये ग्लोबल लेवल पर यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच रखना चाहिए। एआई को रेगुलेट करने की ज़रूरत, जैसे क्रिप्टो को ग्लोबली रेगुलेट करेंगे तो ही चलेगा, राइट। वैसे ही एआई जो है इसको ग्लोबली आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। कोई भी एक देश अगर इसमें कॉम्पिटिटिवनेस चाहता है कि भाई हम और पैसे कमा लें और आगे बढ़ जाए, और इस चक्कर में अगर कोई एक देश जो है वो गलती करता है, तो इसका पूरे 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 समाज को, पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट जो है वो झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक स्पेक्युलेटिव सिचुएशन है कि चाइना जो है वो अपने एआई रेगुलेशंस को कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए सॉफ्ट कर देता है, तो फिर क्या होगा। जस्ट इमेजिन कि चाइना का एआई स्टार्टिंग के टाइम पर तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, लेकिन चाइना का ही डेवलप्ड ये एआई जो है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। और दूसरी चीज़, मिलिट्री एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री। अब जस्ट इमेजिन के
ये सारे डिसीजंस जो हैं वो खुद एआई लेने लगे। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, इतना बड़ा लेट्स से हमास वाला जो इश्यू हुआ ना कि हमास ने इतना बड़ा अटैक किया और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कैलकुलेट कर दे कि चलो अब गाज़ा पर न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ऐसा हो सकता है। तो दिस आर द थिंग्स दैट आर मैटर ऑफ कंसर्न। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रिक्ट ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। लास्ट टॉपिक है निठारी शॉकर। आई एम नॉट श्योर आपको इस केस के बारे में पता है नहीं है, राइट? आप थोड़ा गूगल कीजिएगा। इट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। जो इंडियाज़ मोस्ट वांटेड और ये सारे प्रोग्राम्स आज से 20 सालों पहले बहुत आते थे, राइट? 2005 में और उसके आसपास 2000 से लेकर 2010 के बीच में, खास करके 2000 से लेकर 2000 से लेकर आप समझ लीजिए ना 2008 के आसपास तक इस प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते थे, राइट? जो न्यूज़ वाले प्रोग्राम्स थे। उसमें ये निठारी सीरियल किलिंग वाला जो केस है, ये सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको काफ़ी ज़्यादा कवर किया। इट वॉज अ बिग थिंग। और इसमें 2 लोग जो हैं वो दोषी थे। एक थे सुरेंद्र कोहली, ये शायद नौकर था, और ये मोनिंदर सिंह पांधेर जो हैं ये मालिक था, राइट? तो ये मालिक और ये नौकर। अब यहाँ पर क्या हुआ इस केस में कि जो आजू बाजू के छोटे बच्चे थे इस सोसाइटी के, वो गुम होने लगे, वो मिल ही नहीं रहे थे। और फिर पता चला कि इनकी बॉडीज़ जो हैं, डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं, उनके स्केलेटन्स जो हैं वो मिले हैं। अब इतना बड़ा केस, सीबीआई ने इस पर इंक्वायरी की और निठारी केस इसको कहा जाता है, निठारी सीरियल किलिंग। आप देखिएगा कभी, आई एम नॉट श्योर इस पर कोई सीरीज़ बनी है या नहीं, लेकिन बहुत ही डेंजरस, राइट? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब ये दोनों लोगों को छोड़ दिया है। पता है क्यों? लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, कि इन दोनों के खिलाफ इतने पर्याप्त एविडेंस नहीं है। इनको दोनों को डेथ सेंटेंस दी गई थी, लेकिन अब इनको छोड़ा गया है, राइट? देखिए, पांधेर एंड कोहली सेंटेंस टू डेथ, कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड मर्डर इन निठारी किलिंग्स। और इनके फ्रिज में से भी छोटे बच्चों का जो मांस कहते हैं वो मिला था। तो शायद एज फार एज आई रिमेंबर ये लोग जो हैं वो कंज्यूम भी करते थे, कैनिबल भी थे, कि बच्चों का मांस भी खाते थे, ऐसा कुछ था इसमें। बट एनीवे, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या क्या सीवियर क्राइम किया, दैट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो लोग हैं ना, ये जो कोड़ी की अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस भी थे और कन्फेशन भी हैं इसका, लेकिन ये सारी इंक्वायरी सीबीआई ने की, राइट? सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इतनी वाटर टाइट नहीं रही कि कुछ समय के बाद ये लोग जो हैं वो छूट जाते हैं, जस्ट इमेजिन। और ये पांधेर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि पुलिस में इसका मीन्स कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा थे इस पांधेर के। तो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही कमज़ोर थी और उसके बाद सीबीआई ने जो केस बनाया वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था? और यूपी के चीफ मिनिस्टर जो अखिलेश यादव थे ना, तो उनके आई थिंक अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव के जो ब्रदर थे, उन्होंने, आई थिंक ही वॉज होम मिनिस्टर, और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। इतने बच्चे गायब हो रहे थे और होम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि छोटी मोटी चीज़ें। तो यू कैन इमेजिन कि ये बहुत ही इट वॉज अ सैड थिंग कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कही उस समय पर, और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। पुलिस ने उस समय पर ये जो बच्चे मिस हो रहे थे, क्योंकि होम मिनिस्टर ने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए, तो इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मीन्स शोर हल्ला हुआ और फाइनली इट बिकेम ए बिग थिंग। बट इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ये शॉकिंग चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं उन पर क्या बीत रही होगी, जस्ट इमेजिन कि फाइनली कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया है। सो दिस इंडिकेट्स दोस्तों, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, अब आप सोचिए इसको कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट टू बिकम लेट्स से आईपीएस ऑफिसर। अब देखिए, जब करप्शन है, काम ना करना, जो अपना प्रॉपर वर्क है, जो आपकी ड्यूटी है, राइट, वो भी प्रॉपरली ना करना, और इसकी वजह से पूरा जो कल्चर सड़ने लगता है, तब इस प्रकार के बड़े बड़े केसेस में भी लोग जो हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि आप अपना काम जो है वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने अपना काम प्रॉपर नहीं किया। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सोसाइटी, वी हैव फेल्ड कि इतने बड़े क्रिमिनल्स छूट जाते हैं, राइट? एविडेंस मीन फॉरेंसिक और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उस समय पर भी थे, ऐसा नहीं है कि आज अवेलेबल है, उस समय पर भी ये सारी चीज़ें जो थी वो अवेलेबल थी। लेकिन अब देखिए, अब जिन
माँ बाप के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गायब हो गए। पता चला कि उनको इस प्रकार से मारा गया, अपने बच्चों को उनके साथ रेप किया गया, उनका जो मांस है उसको खाया गया। जस्ट इमेजिन कि उन पर क्या बीत रही होगी। और कुछ समय के बाद ये चीज़ें पता चलती है कि ये लोगों को छोड़ा जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि इट्स अ वेरी सैड सिनारियो ऑफ आवर सोसाइटी एज वेल एज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस, राइट। तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स, आशा वर्कर्स, स्कूल टीचर्स या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स? फिर एक देश है, राइट, इसको गोल्ड टियर स्टेटस मिला है WHO का, क्योंकि इसने हेपेटाइटिस सी जो है इसको एलिमिनेट किया है। तो ये कौन सा देश है? 4 देश ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर, चारों के चार जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो आपको साल बताना है, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इस वीडियो को ऑफ कोर्स दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।